नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज पेंक्रियाटाइटिस के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पेंक्रियास हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। पेंक्रियास हमारे जो स्पाइन है और स्टमक दोनों के बीच में सिचुएटेड रहता है। अगर हमारे पेंक्रियास के टिश्यू या सेल्स में सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पेंक्रियाटाइटिस। दोस्तों, पेंक्रियास से कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पेंक्रियास से निकलने वाला एंजाइम एमाइलेज हमारे पाचन अर्थात डाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह पेंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन जो इंसुलिन है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। पेंक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम और हार्मोन्स है वो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। पेंक्रियाटाइटिस के लिए दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है गॉल स्टोन और दूसरा होता है हेवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल। दोस्तों, जो हमारे शरीर में बनने वाला पित्त है अर्थात बाइल है, वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू वो हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और सेम ओपनिंग में हमारा जो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू हमारे पेंक्रियास के जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स है, वो रिलीज होते हैं। गॉल स्टोन के कारण कई बार जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है वो स्टॉप हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिसके कारण से पेंक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम और हार्मोन्स है वो प्रॉपर हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं हो पाते और जिसके कारण से पेंक्रियास में सूजन आ जाती है। और दूसरा है हेवी ड्रिंकिंग या कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं और वो केमिकल्स हमारे ब्लड में एल्कोहल के थ्रू फैलते हैं, जिसके कारण से पेंक्रियास में सूजन आ जाता है, जिसके कारण पेंक्रियाटाइटिस हो जाती है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो बहुत ही माइनर होते हैं, जैसे पेंक्रियास में इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज हो सकते हैं, कहीं कहीं हेरिडिटी भी हो सकता है। कई बार ब्लड में ट्राइग्लिसराइड और कैल्शियम के बढ़ जाने के कारण भी पेंक्रियाटाइटिस होने की संभावना होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के कॉम्प्लिकेशन के कारण भी कई बार पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। कैंसर भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बार होता है कि हमारे पेंक्रियास में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, इसे इस्चीमिया कहते हैं। इसके कारण भी पेंक्रियास का सूजन अर्थात पेंक्रियाटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पेंक्रियास में ट्रॉमा अर्थात कोई इंजुरी हो जाती है इंटरनल, इसके कारण भी पेंक्रियाटाइटिस अर्थात पेंक्रियास में सूजन आ सकती है। और कुछ मेडिकेशंस है, कुछ मेडिसिन्स है जिनके साइड इफेक्ट के कारण भी पेंक्रियाटाइटिस होने की संभावना होती है। लेकिन जो कॉमन कॉज है वो सिर्फ दो ही हैं, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द पेंक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। पेंक्रियाटाइटिस भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस और दूसरा है क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस। अगर किसी एक्यूट रीजन से अर्थात सडनली अगर कहीं माइनर इंजुरी हो जाती है पेंक्रियास में, जिसके कारण सूजन आ जाता है, या माइनर इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाता है टेम्परेरी, तो उसको एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस बोलते हैं और ये कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है। दूसरा होता है क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस, जिसमें लंबे समय तक पेंक्रियास में सूजन बना रहता है, इन्फ्लेमेशन बना रहता है, जिसके कारण पेंक्रियास की जो सेल्स हैं वो डैमेज करते हैं, पेंक्रियास में फाइब्रोसिस भी हो सकता है। और क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस के कारण ही हमारे जो एंजाइम रिलीज करने की, हार्मोन्स रिलीज करने की जो क्षमता होती है पेंक्रियास की, वो कम हो जाती है, कम रिलीज होने लगता है, कम बनने लगता है। अब देखते हैं पेंक्रियाटाइटिस में सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है एब्डोमिनल पेन। हमारे पेट में बहुत जोर से दर्द करने लगता है और इन्फ्लेमेशन के कारण, सूजन के कारण फीवर भी आ जाता है। पेट दर्द के साथ उल्टी और मितली भी हो सकती है। जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। मरीज की जो सांस लेने की गति है वो तीव्र हो जाती है और सांस लेने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे और तेज तेज सांस लेने लगता है। क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में मरीज सबसे ज्यादा इंडाइजेशन से सफर करता है। इंडाइजेशन के कारण और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर इंसुलिन रिलीज प्रॉपर नहीं होता है तो व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है। साथ में जो एपेटाइट है अर्थात भूख है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वेट लॉस होने लगता है। हमारे जो स्टूल्स हैं, पूप्स है, उसमें फैट्स आने लगते हैं अर्थात फैटी पूप्स हो जाते हैं।
इसके कारण कई बार ब्लड प्रेशर भी लो होने लगता है। पेंक्रियाटाइटिस में जो पेन है वो एब्डोमेन से स्टार्ट होकर बैक तक रेडिएट हो सकता है। इसके साथ ही हमारे एब्डोमेन में टेंडरनेस बना रहता है। ये जो पेन है ये खाने के बाद, लाइट एक्सरसाइज करने के बाद, खांसने के बाद बढ़ने लगता है। अगर हम सीधा बैठते हैं या थोड़ा सा आगे झुक के बैठते हैं तो पेन कई बार कम होता है, और जब कम खाना खाते हैं तब भी पेन कम होने लगता है। पेंक्रियाटाइटिस को अगर लंबे समय तक ठीक नहीं किया गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण कई बार पेंक्रियाटिक कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और आप सभी को पता है कि पेंक्रियाटाइटिस या पेंक्रियाज में सूजन बना रहता है तो इंसुलिन कम रिलीज होता है, कम सीक्रेट होता है, जिसके कारण पेशेंट को डायबिटीज मिलेटस हो सकता है। इसके साथ ही कई बार मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की चांसेस भी होते हैं। पेंक्रियाटाइटिस का पता लगाने के लिए हम पेंक्रियाज ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा भी पेंक्रियाटाइटिस का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, होम्योपैथी में एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह की पेंक्रियाटाइटिस के लिए अलग अलग दवाइयां हैं जो पेशेंट के लक्षणों के आधार पर दी जाती है। तो अगर आपको लगता है कि पेंक्रियाटाइटिस से आप सफर कर रहे हैं तो आप जरूर किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह लें। आपको अवश्य पेंक्रियाटाइटिस से निजात मिल जाएगी। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।